डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर महारुद्र प्रताप सिंह चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह विषय की अगर हम बात करें तो बीए द्वितीय वर्ष अनिवार्य हिंदी का पेपर है, पेपर 2, जिसका नाम है एकांकी एवं अन्य गद्य विधाएं। पेपर कोड है HND-COM 202। द्वितीय वर्ष अनिवार्य हिंदी का यह पेपर है। इस पेपर के अंतर्गत हम जिन जिन वस्तुओं की बात करने वाले हैं वह इस प्रकार है। जैसे पेपर में एकांकी, संस्मरण, रेखाचित्र, आलोचना, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, निबंध, ये आदि विधाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सभी गद्य विधाएं हैं। गद्य विधाओं की अगर हम बात करें तो गद्य विधाओं का उद्भव कहाँ से हुआ था, सबसे पहले हमें इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। हिंदी साहित्य के इतिहास में कुल मिलाकर 4 युग हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आदिकाल, फिर भक्तिकाल, रीतिकाल और अंत में आधुनिक काल। हिंदी साहित्य के इतिहास को इस 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। अब चारों कालखंड का एक निश्चित समय दिया गया है। मान लीजिए कि आदिकाल है तो आदिकाल का समय ईस्वी सन 1050 से लेकर 1375 तक रखा गया है। उसके बाद भक्तिकाल का समय है 1375 से 1700 तक। रीतिकाल का समय है 1700 से 1900 तक और 1900 के बाद शुरू होता है आधुनिक काल। आधुनिक काल की जब हम बात करते हैं तो आधुनिक काल का एक अन्य नाम भी रखा गया है, गद्य काल। आधुनिक काल को गद्य काल क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम अगर बात करें तो गद्य विधाएं जितनी भी है, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, रेखाचित्र आदि जितनी गद्य विधाएं हैं, उनका उद्भव या उनका आविर्भाव आधुनिक काल में ही हुआ था। उससे पहले केवल साहित्य में पद्य का ही महत्व था। इसी कारण आधुनिक काल का दूसरा नाम गद्य खंड भी रखा गया है या गद्य काल भी रखा गया है। तो इसी प्रकार इस पेपर का जो नाम है एकांकी एवं हिंदी की अन्य गद्य विधाएं, तो गद्य विधाओं की हम चर्चा करेंगे। हमारे सिलेबस में जो निबंध रखा गया है इकाई 8 में निबंध का नाम है मजदूरी और प्रेम, जिसके साहित्यकार है सरदार पूर्ण सिंह। इस पेपर के अंतर्गत हम जिन जिन मुद्दों की चर्चा करने वाले हैं वह इस प्रकार है। जैसे सबसे पहले उद्देश्य, फिर प्रस्तावना, फिर हिंदी साहित्य में निबंध का उद्भव एवं विकास, लेखक परिचय, लेखक के जीवन का परिचय और लेखक के कृतित्व का परिचय, ये दोनों इसमें आ जाएंगे। उसके बाद निबंध का वाचन, मजदूरी और प्रेम, और अंत में निबंध, मजदूरी और प्रेम का सार। सबसे पहले बात करते हैं उद्देश्य की, कि इसको पढ़ने के बाद हमें क्या ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो हिंदी साहित्य की आधुनिक गद्य विधा निबंध का अर्थ एवं स्वरूप से परिचित हो सकेंगे। हिंदी साहित्य में निबंध के विकास को समझेंगे। सरदार पूर्ण सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित हो सकेंगे। निबंध, मजदूरी और प्रेम का वाचन कर सकेंगे। निबंध, मजदूरी और प्रेम के सार को जान सकेंगे। प्रस्तावना के तौर पर अगर हम बात करें तो हिंदी में निबंध साहित्य आधुनिक काल यानी कि भारतेंदु युग से शुरू हुआ था। भारतेंदु युग गद्य काल का बहुत ही महत्वपूर्ण युग माना जाता है, क्योंकि हिंदी की सबसे अधिक गद्य विधाओं का निर्माण उसी युग में हुआ था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग ही हिंदी में निबंध विधा का जनक रहा है। अब भारतेंदु युग में जितने भी निबंधकार हुए, जितने भी साहित्यकार हुए, सबने पत्रिकाओं के माध्यम से ही, उस समय जो पत्रिका निकलती थी उसके माध्यम से ही अपने रचनाओं का प्रकाशन किया हुआ था। अब उस समय के जो प्रमुख रचनाकार थे
उन रचनाकारों ने जब अपनी रचनाएं लिखी थी तो सभी लोग स्वयं संपादक भी थे, प्रकाशक भी थे। तो अपनी पत्रिकाएं निकालते थे और उसमें अपने विचार को स्पष्ट करने के लिए अपने निबंध भी छपवाते थे। हिंदी के साहित्य में निबंध का उद्भव और विकास की अगर हम बात करें तो उसको शुक्ल यानी रामचंद्र शुक्ल को मध्य में रखकर उसकी बात की जाती है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण निबंधकार माने जाते हैं। हिंदी के निबंध को 3 कालों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है शुक्ल पूर्व युग, जिसके 2 भाग हैं, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। भारतेंदु युग का समय है 1850 ईस्वी सन से लेकर 1900 तक और द्विवेदी युग का समय है 1900 से 1920 तक। दूसरा जो भाग है वह है शुक्ल युग। शुक्ल युग का समय है 1920 से लेकर 1940 और तीसरा जो भाग है और अंतिम भाग है वह है शुक्लोत्तर युग यानी शुक्ल के बाद का युग, जिसका समय है 1940 से लेकर अब तक। भारतेंदु युग की अगर हम बात करें तो भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहले आएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर है लाला श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, राधाचरण गोस्वामी और बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु ने कुछ ऐसे निबंध लिखे थे, जैसे उनका एक प्रसिद्ध निबंध है नाटक। तो नाटक एक विधा भी है, लेकिन भारतेंदु की वह एक रचना है निबंध के रूप में, जिसमें नाटक किस प्रकार का होना चाहिए उसके बारे में चर्चा की गई है। भारतेंदु युग के बाद दूसरा महत्वपूर्ण युग है द्विवेदी युग। भारतेंदु युग में निबंध की शुरुआत हुई थी और आगे चलकर द्विवेदी युग में निबंध का कुछ विकास हुआ। अब द्विवेदी युग में जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी है, उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन जब से संभाला तो उसमें कई साहित्यकारों ने अपनी रचनाएं उनको भेजी हुई थी, अपने विचार उनको भेजे हुए थे। अब द्विवेदी युग में जितने भी निबंधकार आते हैं उसमें प्रमुख निबंधकार कौन कौन से हैं उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हमारे सिलेबस में सरदार पूर्ण सिंह की मजदूरी और प्रेम वो द्विवेदी युग के ही साहित्यकार थे, मतलब द्विवेदी युग में सरदार पूर्ण सिंह निबंध लिखते थे। द्विवेदी युग के बाद जो महत्वपूर्ण युग आता है वह है शुक्ल युग। तो शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार इस प्रकार है। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, शांति प्रिय द्विवेदी, राहुल साकंत्यायन, माखनलाल चतुर्वेदी, ये आदि शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार रहे हैं। इसके बाद आता है शुक्लोत्तर युग। इस युग के प्रमुख निबंधकार हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, विवेकी राय, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, रविंद्रनाथ त्यागी, प्रभाकर माचवे, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर संपूर्ण आनंद, रामविलास शर्मा, रामरुक्ष बेनीपुरी और डॉक्टर नगेंद्र। अब जो कृति हमारे सिलेबस में रखी गई है उसके रचनाकार है अध्यापक पूर्ण सिंह। उसके बारे में हम उनका परिचय अगर हम ले तो उनका जन्म 17 फरवरी 1881 में हुआ था। जन्मस्थान था एबटाबाद, इटावा, पाकिस्तान से। उनके पिता का नाम था सरदार करतार सिंह भागर और लेखक की मृत्यु हुई थी सन 1931 में। सरदार पूर्ण सिंह के जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो सरदार पूर्ण सिंह ने मैट्रिक तक की शिक्षा रावलपिंडी से ली और इंटर की परीक्षा लाहौर से उत्तीर्ण की। उसके बाद रसायन शास्त्र की शिक्षा पाने के लिए वर्ष 1900 के विशेष छात्रवृत्ति पाकर जापान चले गए थे वे। वहाँ 3 वर्ष तक इंपीरियल यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त की। जापान में ही उनकी मुलाकात भारतीय संत रामतीर्थ से हुई। संत रामतीर्थ से वह प्रभावित होते हैं और स्वयं भी संन्यास ले लेते हैं और उनके साथ ही भारत लौटकर आ जाते हैं। भारत में आने के बाद जब रामतीर्थ की मृत्यु होती है तो उनका विचार फिर बदलता है और फिर वो सांसारिक हो जाते हैं और विवाह कर लेते हैं। विवाह के पश्चात देहरादून में फॉरेस्ट कॉलेज में अध्यापक बने
लेखक का जो नाम है अध्यापक पूर्ण सिंह, अध्यापक शब्द देहरादून में फॉरेस्ट कॉलेज में जब वो जुड़ते हैं उसके बाद ही उनके नाम के आगे अध्यापक शब्द जुड़ गया था। उसके बाद जब उस कॉलेज से त्यागपत्र देने के बाद ग्वालियर के महाराज की सेवा में जाते हैं, वहाँ पर कुछ देर तक वहाँ सेवाएं अपनी देते हैं। बाद में राजा के साथ, महाराजा के साथ उनका कुछ विवाद हो जाता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। कृतिकार का जीवन परिचय हमने देख लिया, उसके बाद है कृतित्व परिचय। तो अगर कृतित्व परिचय की अगर हम बात करें तो सरदार पूर्ण सिंह ने निबंध के बल पर हिंदी गद्य साहित्य में अपना स्थायी स्थान बना लिया है। इनके हिंदी में कुल 6 निबंध उपलब्ध है जो इस प्रकार है। पहला है सच्ची वीरता, दूसरा आचरण की सभ्यता, तीसरा है मजदूरी और प्रेम, चौथा है अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट हिटमैन, पांचवा है कन्यादान और छठा है पवित्रता। इनके अलावा अध्यापक पूर्ण सिंह पंजाबी में काव्य रचना भी करते थे। निबंध मजदूरी और प्रेम जो हमारे सिलेबस में रखा गया है उसके कुल मिलाकर 8 मुद्दों पर लेखक ने चर्चा की हुई है, जिसमें सबसे पहला मुद्दा है हल चलाने वाले का जीवन, दूसरा है गडरिया का जीवन, तीसरा है मजदूर की मजदूरी, चौथा है प्रेम मजदूरी, पांचवा है मजदूरी और कला, छठा है मजदूरी और फकीरी, सातवां है समाज का पालन करने वाली दूध की धारा और आठवां है पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। अब मजदूरी और प्रेम निबंध जब लेखक ने लिखा होगा तो लेखक ने यहाँ पर मजदूर के पक्ष को हमारे सामने रखा हुआ है। मान लीजिए कि मजदूर कोई भी कार्य करता है, हमारे थाली में जब हम खाना खाते हैं तो रोटी आती है, तो वो रोटी हजारों मजदूरों की मेहनत का नतीजा है कि वहाँ से यहाँ तक आई हुई है। तो हमें उन मजदूरी को समझना है और उसको सम्मान देना है, यही बात लेखक ने की हुई है। अब सबसे पहले जो पहला मुद्दा है हल चलाने वाले का जीवन, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेखक कहते हैं किसान के लिए खेती करना ही पूजा है। यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह ने हल चलाने वाले किसान का उल्लेख सरल एवं सपाट शब्दों में किया है। जहाँ किसान को कई दुख नहीं है, खेती करके खुश है, पहली पंक्ति में ही उन्हें लिखा है हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले स्वभाव से ही साधु होते हैं। किसान के लिए दुनियादारी मायने नहीं रखती है, उसकी दुनिया उसके खेत खलिहान और माल जाल ही है। निबंधकार ने यहाँ कर्म और श्रम की महत्ता का उल्लेख किया है। दूसरा मुद्दा है गडरिया का जीवन। गडरिया भेड़ की सेवा करना ही इनके लिए पूजा है। बेमकान, बेघर, बेनाम और बेपता लोग हैं गडरिये, जिनके बच्चों ने अपने माँ बाप और भेड़ के अलावा जीवन में कुछ नहीं देखा है। निबंधकार गडरिये के सादे पवित्र जीवन से इतने प्रभावित है कि अपने पुस्तकीय ज्ञान को छोड़कर अनुभव का ज्ञान पाने के लिए स्वयं भी भेड़ चराने की बात करते हैं। स्पष्ट है कि लेखक इस भीड़ वाली दुनिया से, भीड़ भाड़ की जो दुनिया है, उससे अलग एक सुखमय शांत जीवन में रहना चाहते हैं। तीसरा है मजदूर की मजदूरी। इसमें जिस सुख दुख पवित्रता से मजदूर अपना कार्य करते हैं उसका वर्णन है। पैसों से श्रम को तोलने का एक तरह से यहाँ विरोध है। पूर्ण सिंह का मानना है कि किसी मजदूर के श्रम का पैसा देकर ऋण नहीं चुका सकते। जिल्दसाज, अनाथ, विधवा नारी के कमीज सिलने का वर्णन भी यहाँ निबंधकार ने किया है, जो कितने स्नेह से उसे मिलती है। तभी पूर्ण सिंह कहते हैं कमीज सिर्फ अपने शरीर का नहीं, आत्मा का वस्त्र है। उनका मानना है कि कोई भी संध्या, प्रार्थना, नमाज श्रम से बढ़कर नहीं है। चौथा है प्रेम और मजदूरी। इसमें मनुष्य के हाथ से बनी चीज़ों की तुलना से मशीन से बनी जो वस्तुएं हैं उसकी तुलना की गई है। निबंधकार का मानना है जितना महत्व हाथ से बनी हुई भोजन का है वह मशीन पर बने भोजन से कहाँ, वह भी जब वह उनको प्रेम करने वाली प्रियतमा के हाथ से बना हुआ हो, उसकी बात ही कुछ अलग है। प्राकृतिक वस्तुओं के प्रति निबंधकार का स्नेह और मशीन की तरफ उनका उपेक्षा भाव देखने को मिलता है। पांचवा है मजदूरी और कला। आदमियों की तिजारत करना मुर्गों का काम है। निबंधकार का मनुष्य को बेचने
से तात्पर्य यहाँ मनुष्य के जो श्रम है उनको प्रस्तुत करता है। श्रम का वह मूल्य नहीं जो मशीनों का है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में ईश्वर मिलते हैं, यह आम धारणा थी। इस धारणा को पूर्ण सिंह ने समाप्त कर लिया है। उनको बदलते हुए वे लिखते हैं, मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर बसते हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं है। उसमें कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी जब मजदूर अपने दुख, सुख, श्रम को कविता में लिखेगा। कविता में पुरानेपन की पुनरावृत्ति रुकेगी और नयापन तब आएगा जब चरखा काटने वाली नारी अपना गीत लिखेगी। छठा पॉइंट है मजदूरी और फकीरी। लेखक ने इसमें भिन्न भिन्न रूपों में श्रम को उदाहरण सहित समझाया है। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। जॉन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़ चलाना, टॉल्स्टॉय का त्याग और जूते गांठना, उमर खयाम का प्रसन्नतापूर्वक तंबू सीते फिरना, खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई आदि बुनना, ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शुद्र होना, गुरु नानक और भगवान कृष्ण का कुक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। सातवां पॉइंट है समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है। निबंधकार ने गुरु नानक की यात्रा में हुए एक घटना का जिक्र किया है, जिसमें लल्लो एक बढ़ई है और भागो एक मालदार रईस है। दोनों की तुलना करते हुए वह बताते हैं कि रईस के हलवा पूरी से लहू टपकने का तात्पर्य किसी के श्रम का फायदा उठाने से है, जबकि मोटी रोटी से दूध टपकने की जो टपकता है उससे तात्पर्य समाज का पालन करने वाली दूध की धारा से है। आठवां और अंतिम पॉइंट है पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। पश्चिमी देश एकदम से औद्योगिकरण की तरफ बढ़ते गए हैं, जिससे वहाँ के मजदूरों का हाल दिन ब दिन खराब होता गया। मशीन मनुष्यों को सुख देने के लिए बनाई गई है, लेकिन उसने सबसे अधिक मनुष्यों को ही हानि पहुंचाई है। निबंधकार का मानना है कि हम लोग ऐसी स्थिति से बचे। उनका मानना है कि मनुष्य ही मनुष्य को सुख दे सकता है। इंजनों ने तो मनुष्य को, कारीगरों को भूखा नंगा ही रखा है। हमें खुद ही आगे बढ़कर मेहनत करनी होगी ताकि मजदूरी का प्रेम रूपी अमृत पीकर सुख से हम रह सके। इसके बाद जब बात करते हैं कि मजदूरी और प्रेम निबंध में इन 8 मुद्दों के बारे में लेखक ने जब बात की है, लेखक ने मजदूर की आत्मा को पहचानने के लिए हमें कहा गया है कि आप जो भी कुछ कार्य करते हैं, हमारे आसपास हजारों मजदूर रहते हैं, हमें उनकी मेहनत को सराहना है, उनके बारे में भी हमें सोचना है। कोई भी वस्तु हमें बनी बनाई तैयार मिल जाती है, तो तैयार वस्तु किस प्रकार से बनी हुई है हमें उसके बारे में भी सोचना है। इसी प्रकार मजदूरी और प्रेम में मजदूर के प्रति हमारी संवेदनाएं जागृत हो, इसके ऊपर अध्यापक पूर्ण सिंह ने बात की हुई है। निबंध का सार अगर हम जाने तो निबंध का सार हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि मजदूरी और प्रेम निबंध के माध्यम से सरदार पूर्ण सिंह ने यह संदेश दिया है कि मजदूरी और प्रेम का कोई मोल नहीं है, वह अनमोल है। मनुष्य को कर्म की पूजा करनी चाहिए और मजदूरी को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। इस प्रकार कर्म एवं मजदूरी की महत्ता को उजागर करते हुए शारीरिक श्रम का महत्व प्रतिपादित करते हुए बताया गया है कि श्रम ही सच्ची तपस्या है, श्रमिक ही समाज की महान विभूतियाँ है। इसी प्रकार इस रचना का यहाँ पर अंत होता है और मजदूरी और प्रेम के माध्यम से सरदार पूर्ण सिंह ने जो बात की गई थी उसका हमने सार और उल्लेख किया हुआ है। इकाई यहाँ पर पूर्ण होती है। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक धन्यवाद।